नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है। इत्तेफाक से जो कहानी मैंने बीते कल आप लोगों को सुनाई थी वो भी छत्तीसगढ़ से थी, छत्तीसगढ़ के महासमुंद से। लेकिन आज कहानी छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ शहर से है। रायगढ़ खरसिया को कनेक्ट करने वाला एक हाईवे है और इसी हाईवे से लगती एक और सड़क है जो जिंदल सीमेंट फैक्ट्री की तरफ जाती है। और इसी सड़क पर 1 जुलाई को एक नौजवान की लाश मिलती है। लाश पर जो है चोट के कई निशान हैं और जिस जगह पर यह लाश पड़ी हुई थी वहां गाड़ी के पहियों के निशान भी मौजूद थे और लाश के कुछ दूरी तक घसीटे जाने के निशान भी मौका वारदात पर थे। इस लाश को जब लोगों ने देखा तो लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। जो इलाका है ये जूट मिल पुलिस स्टेशन का इलाका पड़ता है, तो जूट मिल थाने की पुलिस जैसे ही इस लाश के बारे में जानकारी मिली वो मौके पर पहुंची और उसने इस मामले की छानबीन शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने लाश को बरामद किया और साथ ही मौका वारदात का मुआयना किया। और जैसा कि मौका वारदात के बारे में मैंने आपको बताया, उस जगह को देखकर ये लग रहा था कि शायद इस शख्स की मौत, इस नौजवान की मौत किसी सड़क हादसे की वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ गाड़ी के पहियों के निशान भी थे और लड़के को घसीटे जाने के निशान भी साफ साफ दिख रहे थे। ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि शायद रोड एक्सीडेंट में इस आदमी की मौत हो गई होगी और उसके बाद जिस गाड़ी ने भी इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया होगा वो गाड़ी यहाँ से फरार हो गई। खैर, पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज की और लाश की पहचान की कोशिश शुरू की और इसके साथ ही पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस ने जब रायगढ़ से इस उम्र के किसी आदमी के गायब होने या किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाने के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि एक परिवार के कुछ लोगों ने, मतलब एक फैमिली ने अपने जवान बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक रोज़ पहले ही रायगढ़ पुलिस के साथ दर्ज करवाई थी, रायगढ़ पुलिस में दर्ज करवाई थी। और उसमें ये बताया था कि उनका बेटा, जिसकी उम्र है मनीष, जिसका नाम है मनीष कुमार पांडा और उम्र है तकरीबन 35 साल, वो अपने काम के सिलसिले में अपने ऑफिस गया था, लेकिन ऑफिस से वो शाम को घर नहीं लौटा। और घर वालों ने ये बताया कि बीते रोज़ यानी 30 जून की बात वो बता रहे थे कि 30 जून को उनकी अपने बेटे मनीष से बात भी हुई थी और मनीष ने बाकायदा अपने मोबाइल से वीडियो कॉल करके अपने घर में बात की थी और ये बताया था कि वो कुछ ही देर में घर आ रहा है वापस। रोज़ ही अपने ऑफिस से कभी कभी वो बात कर लिया करता था, वीडियो कॉल पर भी बात करता था और 30 जून को भी उसने ऐसा ही किया था। लेकिन इसके बाद वक्त गुजरता रहा और मनीष घर लौट कर नहीं आया। जब घर वालों ने परेशान होकर मनीष को कॉल करना शुरू किया तो अब लोगों ने ये देखा कि मनीष का मोबाइल फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद वो परेशान हो गए। उन्होंने मनीष जहां काम करता था उस ऑफिस में भी फ़ोन किया और फ़ोन करने पर पता चला कि मनीष तो कब का दफ्तर से निकल चुका है। इस बात ने मनीष के घर वालों को और ज़्यादा परेशान कर दिया और वो फ़ौरन पुलिस के पास पहुँचे और उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये मनीष कुमार पांडा नाम का जो नौजवान था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल की थी, ये रायगढ़ में ही शिवम मोटर्स नाम के एक शोरूम में कैशियर के तौर पर काम किया करता था। अब पुलिस जो डेड बॉडी रिकवर कर चुकी थी उसकी पहचान की पुलिस कोशिश कर रही थी। जब पुलिस को एक नौजवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में पता चला, उसकी तस्वीरों का पता चला, तो जल्द ही ये कन्फर्म हो गया कि वो डेड बॉडी जो है मनीष कुमार पांडा की ही है। अब जब मनीष कुमार पांडा की लाश जो है वो पुलिस को मिल गई तो पुलिस ने घर वालों से भी बातचीत की। घर वालों ने डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और इसी के साथ पूरे परिवार में मातम पसर गया। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाने में लगी हुई थी। जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला जो है उसने एक मेजर टर्न लिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने ये बताया कि मनीष की मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई है बल्कि उसकी जान ली गई है। उसके शरीर पर और ख़ासकर सिर पर जिस तरह के चोट के निशान थे, जिस तरह के फ्रैक्चर बॉडी में पाए गए, वो आम तौर पर एक्सीडेंट में नहीं होते बल्कि किसी भारी चीज़ से वार किए जाने पर ही होते हैं। सिर में, स्कल में फ्रैक्चर था और जिस्म के कई दूसरे हिस्सों में भी जो है फ्रैक्चर था और कई ऐसे घातक चोट के निशान थे जो किसी भारी चीज़ के हमले से हो सकते थे। तो खैर, अब
पुलिस को एक बात पता चल चुकी थी, कंफर्म हो चुकी थी, वो ये कि ये मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का है और अब पुलिस को इसी एंगल से इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ानी थी। पुलिस ने इस मामले की जांच में तमाम जितने साइंटिफिक तौर तरीके हैं सबको आजमाने का फैसला किया और सबको अपनी टीम में शामिल किया। इन्वेस्टिगेशन टीम में साइबर सेल की टीम आई जो रुपए पैसे, मोबाइल फ़ोन, कन्वर्सेशन, चैट, इन सारी चीज़ों को देख रही थी। इसके साथ ही एफएसएल की टीम आई जिसने मौका वारदात का भी मुआयना किया। पोस्टमार्टम जो हुआ वो तो एफएसएल की टीम ने किया ही, और तमाम जो भी एफएसएल की टीम सबूत जुटा सकती है फॉरेंसिक रिलेटेड, एफएसएल वालों ने वो भी सबूत इकट्ठा किए। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था मौका वारदात पर, और डॉग को जो है मौका वारदात पर जो डेड बॉडी थी उसका सेंट और आसपास जो चीज़ें पुलिस को मिली उसका सेंट जो है उसकी बू उस कुत्ते को सूंघाई गई ताकि उस डॉग के ज़रिए जो है ये पता चल सके कि इस एक्सीडेंट या मर्डर के पीछे कौन है। लेकिन डॉग स्क्वाड से बहुत ज़्यादा कामयाबी पुलिस को नहीं मिल पाई। हालांकि अलग अलग पुलिस की टीमें जो है हर तरफ से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और अब चूंकि मामला मर्डर के केस में कन्वर्ट हो चुका था तो पुलिस जो है वो और गियर अप हो गई थी और पूरी ताकत से इस मामले को सुलझाने में लगी थी। पुलिस की एक टीम जो है मनीष कुमार पांडा के दफ्तर भी पहुंची और वहां जाकर दफ्तर के जो लोग हैं उनसे पुलिस ने बातचीत की और साथ ही पुलिस ने उसके दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज का भी जांच करने, उसकी मुआयना करने का फैसला किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर भी की और इसमें पुलिस को कुछ संदिग्ध चीज़ें, कुछ संदिग्ध बातें इत्तेफाक से नज़र भी आई। अब जब पुलिस ने मनीष कुमार पांडा के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पुलिस को पता चला कि मनीष का एक लड़की सरिता पटेल के साथ लव अफेयर था। ये सरिता पटेल पहले उसी शिवम मोटर्स में काम किया करती थी, यानी मनीष और सरिता पहले कलीग हुआ करते थे, आपस में एक सहकर्मी का रिलेशन उन दोनों में था, लेकिन उन दोनों के बीच में लव अफेयर भी था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मनीष जो है वो पहले से शादीशुदा था, इसके बावजूद वो सरिता के साथ अफेयर में था। पुलिस को इसके बारे में भी जानकारी मिल गई। अब पुलिस ने यह तय किया कि वो इसी एंगल से मामले की जांच आगे बढ़ाएगी और पुलिस ने सरिता को पूछताछ के लिए बुलाया। सरिता पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने कहा कि मनीष की मौत हो गई है और उसकी हत्या की गई है, हमें उस मामले में तुमसे पूछताछ करनी है क्योंकि तुम्हारे और मनीष के बीच में संबंध थे, हमें इसके बारे में जानकारी मिली है, तो क्या तुम बता सकती हो कि मनीष की हत्या किसने की है। सरिता ने पुलिस से ये कहा कि वो बताती तो तब जब वो मनीष से मिलती, जब वो काम करती थी तब उसके ज़रूर मनीष के साथ रिश्ते थे, लेकिन अब मनीष से न तो उसकी कोई बातचीत होती थी और न ही वो मनीष को पिछले कई दिनों से एक बार भी मिली है। ये जवाब सरिता ने दिया। पुलिस ने थोड़ा वक्त लिया और पुलिस ने फिर सरिता से कहा कि आओ एक सीसीटीवी फुटेज तुम्हें दिखाता हूँ। सरिता को समझ में नहीं आया कि कौन सा सीसीटीवी फुटेज पुलिस दिखाने जा रही है। थोड़ी देर में पुलिस वालों का जो टर्मिनल था, जो कंप्यूटर था, उसमें एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों ने प्ले किया और उस फुटेज में सरिता खुद अपनी तस्वीर देख रही थी और ये तस्वीर सरिता की कैद हुई थी 30 जून को जब वो शिवम मोटर्स में मनीष से मिलने गई थी। अब सरिता के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं बचा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सरिता का झूठ साफ हो चुका था। सरिता जो कह रही थी कि वो मनीष से मिली नहीं, जबकि यहाँ सरिता की तस्वीर साफ साफ दिख रही थी कि वो मनीष से मिलने उसके दफ्तर गई थी। पुलिस ने अब सरिता के साथ सख्ती की, उसे कन्फ्रंट किया और कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, सीसीटीवी फुटेज में ये सारी तस्वीरें हैं, अब बताओ ये मामला क्या है, वरना तुम्हें और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सरिता इन सबूतों के सामने और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के सामने टूट गई और उसने ये कबूल कर लिया कि वाकई मनीष की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या हुई है, और हत्या भी उसने खुद अपने एक और दोस्त, या यूं कहें कि अपने एक पूर्व प्रेमी महेंद्र पटेल के साथ मिलकर की है। अब पुलिस को यह जानना था कि यह हत्या क्यों की है और हत्या कैसे की है। तो सबसे पहले हत्या कैसे की है ये आप जानिए, आप सुनिए। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि सरिता जो है वो 30 जून को मनीष से मिलने उसके ऑफिस शिवम मोटर्स गई थी और वहां से वो मनीष को लेकर उसी की बाइक पर उसके दफ्तर से निकलकर किसी जगह चलने के लिए साथ में रवाना हो गई। बेसिकली सरिता और उसका जो पूर्व प्रेमी था महेंद्र पटेल, उसने मिलकर
मनीष की हत्या करने की प्लानिंग पहले ही कर रही थी और इसी प्लानिंग के तहत सरिता मनीष के पास गई थी और मनीष से कहा था कि वो उससे मिलकर बात करना चाहती है और वो चाहती है कि साथ में घूमने भी जाए और किसी सुनसान इलाके में बैठकर वो तसल्ली से अपने रिश्तों को लेकर बातचीत करे। मनीष इस बात के लिए राज़ी हो गया। हालांकि उसने पहले घर वालों को फ़ोन करके बताया था कि वो आ रहा है, लेकिन जब गर्लफ्रेंड आ जाए तो जाहिर है घर में कोई बताकर तो जाएगा नहीं। तो गर्लफ्रेंड आ गई तो गर्लफ्रेंड के साथ मनीष निकल गया। मनीष की बाइक पर सरिता बैठी और दोनों शिवम मोटर्स से आगे रवाना हो गए। इसके बाद वो लोग रायगढ़ से खरसिया जाने वाली हाईवे की तरफ मुड़े और बीच रास्ते में कार लेकर जो है महेंद्र पटेल, जो सरिता का पूर्व प्रेमी था, वो भी मिल गया। अब सरिता ने महेंद्र पटेल के साथ मनीष को इंट्रोड्यूस भी कराया और बातचीत हुई तीनों के बीच में और फिर तीनों ने ये तय किया कि वो साथ में बैठकर बातचीत करेंगे और एज अ फ्रेंड वो तीनों अच्छा वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वो तीनों एक कार में बैठ गए। मनीष ने अपनी बाइक रास्ते में ही कहीं पार्क कर दी किसी लोकेशन पर और फिर वो रायगढ़ खरसिया हाईवे पर आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद चूंकि महेंद्र और सरिता के बीच में ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी, वो साजिश रच चुके थे, इसी साजिश के तहत वो मनीष को लेकर सुनसान रास्ते पर गए। पहले रायगढ़ खरसिया रोड से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद वो जिंदल मिल्स का जो रोड है उस रोड पर, उसी फैक्ट्री वाले रास्ते पर उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और वहाँ पर सुनसान जगह पर जाकर जो है इन्होंने गाड़ी रोकी और सरिता ने मनीष के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बात करने की शुरुआत की। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ एक लड़की है, उसके दो बॉयफ्रेंड है, एक करंट बॉयफ्रेंड जो मनीष कुमार पांडा है, एक फॉर्मर बॉयफ्रेंड जो महेंद्र पटेल है, ऊपर से जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है उसकी भी वाइफ है। तो कई तरह के एंगल्स इसमें है। लव ट्रायंगल होता है ना, यहाँ लव हेक्सागोन कह ले या जो कह ले, मतलब कई सारे कोण थे इस लव अफेयर में। मुझे ये नहीं पता कि महेंद्र पटेल खुद शादीशुदा है या नहीं, फिर तो और एंगल बन जाएगा इस मामले में। तो खैर, रिलेशनशिप की एक खिचड़ी सी थी और सरिता जो है वो मनीष से अपने रिलेशनशिप को लेकर बात करना चाहती थी और वो मनीष के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी, ब्रेकअप करना चाहती थी। इस बात को लेकर जैसे ही उसने मनीष के साथ बातचीत शुरू की तो सरिता और मनीष के बीच में कहासुनी और लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो गई। सरिता पहले से तैयार थी। उसने इशारा किया महेंद्र को, अपने पूर्व प्रेमी को। महेंद्र ने गाड़ी से जो जैक पाना होता है वो निकाल कर ले आया और सरिता ने भी गाड़ी में रखा हुआ एक रॉड उठा लिया और इसके बाद सरिता और महेंद्र ने मिलकर मनीष पर ताबड़तोड़ रॉड से और जैक पाना से वार किया और वहीं बीच सड़क पर, सुनसान सड़क पर उन्होंने मनीष की लोहे के रॉड से पीट कर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को वहाँ फेंक कर, घसीट कर, गाड़ी के पहियों का निशान बनाकर वहाँ से वो फरार हो गए ताकि मनीष की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट लगे और किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे पुलिस की जांच हुई और मामले का खुलासा हुआ वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। अब सवाल यह है कि आखिर सरिता ने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब यह है कि मनीष शादीशुदा था और शादीशुदा होने के बावजूद वो सरिता के साथ रिलेशनशिप में था। कुछ रोज़ पहले जब सरिता वहाँ काम करती थी, इस रिलेशनशिप के बारे में मनीष की बीवी को भी पता चल गया था और मनीष की पत्नी और सरिता के बीच में काफ़ी लड़ाई भी हुई थी। अब सरिता ने वो नौकरी छोड़ दी थी और वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। मनीष के साथ वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, लेकिन मनीष जो है वो शादीशुदा होने के बावजूद इतना बेलगाम था कि वो सरिता का पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो लगातार सरिता को स्टॉक कर रहा था, इंटिमिडेट कर रहा था, परेशान कर रहा था। इस बात से सरिता बहुत परेशान थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरिता की ज़िंदगी में पहले भी एक लड़का रह चुका था, महेंद्र पटेल, जो उसका पूर्व प्रेमी था। जब सरिता ज़्यादा परेशान हुई तो पुराना प्यार जागा। महेंद्र पटेल को उसने कहा कि उसकी मदद करे। महेंद्र पटेल का भी पुराना प्यार जागा। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और फिर दोनों ने मिलकर ये तय किया कि वो मनीष की हत्या कर देंगे। उसके बाद ये पूरी साजिश रची और उन्होंने मनीष की हत्या कर दी। हालांकि कत्ल के इस मामले को पुलिस ने बहुत जल्द सुलझा भी लिया और गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक कहानी हमने जो छत्तीसगढ़ की कल आपको सुनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक पूरा का पूरा परिवार महासमुंद का अचानक एक रोज़ अपने घर से गायब हो गया और कुछ दिनों के बाद उस पूरे परिवार की लाशें
राख में तब्दील होकर मिली। क्या थी वो कहानी, कैसे वो परिवार गायब हुआ? अगर आप वो जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं। लेकिन उस कहानी में जिन लोगों ने कमेंट्स किया था उनमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स मैं फिलहाल पढ़ना चाहता हूँ। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सारे लोगों का। चंद्रिका कक्कड़ जी हमारी लिसनर हैं, हालांकि रेगुलर तो नहीं लेकिन कभी कभी कमेंट करती हैं और उन्होंने आज कमेंट किया है। बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद चंद्रिका जी। इसके अलावा राजेश रंजन जी ने भी कमेंट किया है। सतगवान इनका सरनेम है, मैं एग्जैक्टली पता नहीं सही प्रोनाउंस उच्चारण सही कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्वजीत जी महाराष्ट्र से रेगुलर कमेंट करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि लोकेंद्र जी कहाँ हैं। लोकेंद्र जी देखिए पहले क्राइम तक के साथ थे, आपको पता है, फिर उन्होंने नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी और फिर वो जी के साथ जो है वो काम कर रहे थे। और इस वक्त एग्जैक्टली लोकेंद्र जी किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं फिलहाल मुझे भी जानकारी नहीं है, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। मैं बहुत जल्दी ही उनसे बात करूंगा और उनका हालचाल भी पूछूंगा। रणवीर कुमार शर्मा जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने ये कहा है, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द स्टोरी ऑफ सन एज वेल एज ग्रैंड सन हु किल्ड फैमिली मेम्बर्स। एनीवे थैंक यू वेरी मच। वाकई दुनिया में लोग बड़े अजीब हैं और रुपए पैसों और जिसे कहते हैं ना हसरतों के सामने सारे रिश्ते नाते आज के ज़माने में कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। मोहम्मद अफजल हुसैन ने भी कमेंट किया है, सिया कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बता रही हैं कि वो रेगुलरली वेट करती हैं स्टोरी सुनने के लिए, तो इट्स सच ए प्लेजर एंड ऑनर। लक्ष्मी बाग जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाग सरनेम के लोग जो है वो राजस्थान में होते हैं। लक्ष्मी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपका भी राजस्थान से कोई ताल्लुक़ है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और महावीर सिंह जी का कमेंट आया है और इन्होंने कहा है कि सुप्रतिम बहन जी साहब, आपका कहानी सुनाने का तरीका लाजवाब व अति सुंदर है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद मैं सारे लोगों का करता हूँ। सारे लोग इतना कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इद्रीशी फैक्ट के नाम से एक आईडी है, अमित जी ने भी कमेंट किया है। खुशी कुमारी का कमेंट आया है, प्रदीप भांबू जी, देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से, मनीष कुमार मांडवी जी, आसिफ अली गुड वाइब्स, मरियम मोहम्मद जी इन्होंने कमेंट किया है। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है। रोहित कुमार, इंदु ज्योति हजारिका, अंजुमन आरा बेगम, ये गुवाहाटी आसाम से हैं और ये बता रही हैं कि वो हमेशा मेरी कहानी सुना करती हैं और वो आसाम की कोई कहानी जानना सुनना चाहती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा रिसर्च से अगर आसाम की कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी डिटेल हमें मिल पाए। देखिए ऐसा नहीं कि आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में अपराध की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ मीडिया का प्रेजेंस जो है इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह से दिल्ली एनसीआर और दूसरे बड़े मेट्रोपॉलिटन्स में है। इसी वजह से अगर वहाँ कभी कोई बड़ी अपराध की घटना होती भी है तो वहाँ की रिपोर्टिंग जो होती है आमतौर पर मैं देखता हूँ कि वो बहुत क्रिस्प और कंसाइज्ड होती है, बहुत माइन्यूट डिटेल नहीं होती। इस वजह से जो है कई बार नॉर्थ ईस्ट की और इस तरह के कुछ पॉकेट्स हैं हमारे देश में जिनकी खबरें बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को सुना नहीं पाता हूँ। फरूख श्रेष्ठा जी जर्मनी से देखते हैं। प्रवीण भुआ समथिंग के नाम से एक आईडी है। नंदिनी डाबी जी, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, मामूनी बोरगोहा जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत आपका। अर्जुन साहब कोटा जी और KPT वर्ल्ड फैक्ट्स के नाम से भी एक आईडी है, इन्होंने राम राम कहा है, तो मेरी ओर से भी राम राम स्वीकार कीजिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और मेरी कहानियाँ सुनने के लिए। आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को बना कर रखिए, कमेंट करते रहिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। आप लोग जो कमेंट करेंगे उनमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट भी कल पढ़ने की कोशिश करूंगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।